हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने लेक्चर 5 और लेक्चर 6 देख लिया था। लेक्चर 6 में हमने देखा था मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अभी हम लेक्चर 7 देखने वाले हैं और लेक्चर 7 में हम देखने वाले हैं आयनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग का ये लेक्चर 7 है। अभी तक हमने 6 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं। लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेक्चर सेकंड में हमने देखा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेक्चर थर्ड में हमने देखा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेक्चर 4 में देखा एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड लेक्चर 5 और लेक्चर 6। लेक्चर 5 में देखा वीक फोर्सेज, जो वीक वैन डर वाल फोर्सेज होते हैं, और लेक्चर 6 में देखा मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 7 में देखेंगे, लेक्चर 7 में देखेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड। अब देखो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। पहला सवाल यह है कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है और किसके किसके बीच में होता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कुछ कंडीशंस है। फॉर एग्जांपल, एक कटायन है, ठीक है, और एक एनायन है। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एक कटायन और एक एनायन। ठीक है, और ये मिलके क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब ये आयनिक कंपाउंड बनाएंगे, पर अब ये कटायन कौन से होते हैं और एनायन कौन से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो कटायन होते हैं वो होते हैं मोस्टली एस ब्लॉक मेटल्स। ठीक है, और जो एनायन होते हैं वो कौन से होते हैं, ये मोस्टली नॉन मेटल्स होते हैं। और आपको पता है नॉन मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं, मोस्टली पी ब्लॉक एलिमेंट में ही पाए जाते हैं। मतलब नॉन मेटल आपको पी ब्लॉक में ही पाए जाते हैं, बाकी कहीं नहीं पाए जाते। ठीक है, एस ब्लॉक और एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक, ये कंप्लीट क्या है, मेटल है। ठीक है, बट पी ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक में तीनों होता है, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है और मेटल वाइड होता है। तो पी ब्लॉक में आपको तीनों देखने को मिलते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटल वाइड। ठीक है, तो अब पी ब्लॉक में क्या होता है, जो नॉन मेटल होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो कटायन मतलब हाईली कटायन और हाईली एनायन जो एटम्स होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जांपल्स है वो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये 3 एटम्स जो हैं आपको फॉर्म सम कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या फॉर्म करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, फॉर्म सम कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, मोस्टली एस ब्लॉक मेटल। तो एस ब्लॉक में लिथियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये जो 3 एटम हैं, 3 एलिमेंट, तो ये एलिमेंट जो होते हैं क्या फॉर्म करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड हम देखते हैं। आयनिक कंपाउंड ऑफ लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इसके हम क्या देखने वाले हैं, आयनिक कंपाउंड वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो लिथियम के लिए लिथियम फ्लोराइड, लिथियम Li2O, लिथियम ऑक्साइड, लिथियम कार्बाइड। ठीक है, उसके बाद से क्या होगा, लिथियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड ये क्या है, लिथियम के आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं MgF2, MgO, Mg2C3, Mg2C3। अब देखते हैं एल्युमिनियम के लिए AlF3, Al2O3, Al4C3। ठीक है, और बेरिलियम के लिए बेरिलियम कार्बाइड Be2C। तो ये क्या है, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड है। ये क्या है, आयनिक कंपाउंड, ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब देखो एक और नोट लिखो, जो मेटल साल्ट होते हैं। ठीक है, मेटल साल्ट हैविंग
एटॉमिक पॉली एटॉमिक एनायन मेटल साल्ट हैविंग पॉली एटॉमिक एनायन आर आयनिक इन नेचर, आर आयनिक इन नेचर। ठीक है, जो क्या होते हैं पॉली एटॉमिक एनायन होते हैं ना, पॉली एटॉमिक एनायन मेटल साल्ट के, वो क्या होते हैं आयनिक होते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे मेटल साल्ट ही होना चाहिए। ठीक है, नॉन मेटल साल्ट नहीं, मेटल साल्ट के होते हैं वो हैविंग पॉली एटॉमिक एनायन होते हैं, तो वो क्या होते हैं आयनिक होते हैं। ठीक है, अब देखो आयनिक कंडीशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होते हैं, मतलब ऐसा कौन कौन सा फेवरेबल कंडीशन होता है जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके लिए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेटल है, ठीक है, और एक नॉन मेटल है जो X2 है। नॉन मेटल क्या है X2। ठीक है, तो अब ये दोनों मिलके क्या बनाएगा M+X-। ठीक है, M+X-। तो ये M+X- बनाने के लिए तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, हाफ X2। ठीक है, अब देखो M+X- बनाने के लिए इसमें कौन कौन सी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मेटल क्या है सॉलिड है। ठीक है, और ये क्या है X2 क्या है गैस है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, मेटल को आपको मेटल प्लस में कन्वर्ट करना है, मेटल प्लस में कन्वर्ट करना है ना। तो सबसे पहले सॉलिड से आपको क्या करना पड़ेगा गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मेटल गैस बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेटल गैस बनाने के लिए इसमें एंथैल्पी यूज होगी डेल्टा एच एस ई, सब्लिमेशन एनर्जी यूज होगी। ठीक है, कौन सी एनर्जी यूज हुई, पहले तो हमने इसको क्या किया मेटल गैस में कन्वर्ट किया। अब इसी मेटल को अब जब गैस में कन्वर्ट हो गया तो हम इसको इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं, मतलब M+ बना सकते हैं। ठीक है, अब ये M+ बना सकते हैं, तो M+ बनाने के लिए मेटल गैस में कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी डेल्टा एच आई ई। ठीक है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी देनी पड़ेगी, तब जाके ये क्या कन्वर्ट होगा M+ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब देखो वैसे ही X2 को हमें क्या कन्वर्ट करना है X- में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो X- में कन्वर्ट करने के लिए हमें X2 को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बॉन्ड डिसोसिएट करना पड़ेगा, मतलब क्या बनाना पड़ेगा X बनाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी गैस में है ना, गैस में है, लेकिन हमें क्या करना है X चाहिए X-। तो सबसे पहले हम करेंगे बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी। ठीक है, और हाफ मोल है तो हाफ। ठीक है, हाफ मोल है तो ये भी हाफ बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी होगा। ठीक है, अब देखो X तो हमें मिल गया, अब X मिल गया तो हमें क्या बनाना है X-। तो X- के लिए यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन गेन किया, X ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ गेन एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी इसको क्या बोलते हैं गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा X- में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमने क्या बना लिया M+ बना लिया X- बना लिया, तो M+ और X- मिलके क्या बनाए आयनिक बॉन्ड बनाए। ठीक है, अब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए इसके लिए क्या होना चाहिए लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी हम डिटेल में पढ़ेंगे लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा डेल्टा एच लैटिस एनर्जी। ठीक है, जब ये कंपाउंड M+X- बनाएगा आपस में मिलेगा तो क्या होगा लैटिस एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी इसको फॉर्मेशन के लिए चाहिए। अब ये जो प्रोसेस है यहाँ पे जितनी भी एनर्जी लगी तो ये सब एनर्जी मिलके क्या बनाया ये आयनिक कंपाउंड बनाया। ठीक है, तो अब ये देखना है कि कौन सी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी कौन सी एनर्जी कम देनी पड़ेगी, मतलब हमें फेवरेबल कंडीशन चाहिए ना आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए। तो अब देखेंगे हम कि फेवरेबल कंडीशन कैसी होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने मेटल से क्या बनाया मेटल प्लस बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे सब्लिमेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए क्या, अगर हम सब्लिमेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये मेटल से मेटल गैस में कन्वर्ट होना ईजी नहीं होगा, और ये ईजी नहीं होगा तो ये आयनिक कंपाउंड बनेगा क्या, नहीं। तो ये सब्लिमेशन एनर्जी क्या होना चाहिए लो होना चाहिए, क्या होना चाहिए लो होना चाहिए। ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी क्या होना चाहिए लो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सब्लिमेशन एनर्जी तो लो हो गया, अब मेटल से मेटल प्लस बनाने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं वो भी अगर ईजिली हो जाए तो आयनिक कंपाउंड ईजिली बनेगा, तो इसलिए ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा लो होना चाहिए। कैसा होना चाहिए लो होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी। अब यहाँ पे X2 है,
x2 को x में कन्वर्ट करने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए। तो अगर मान लो कि ये एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी तो क्या बॉन्ड डिसोसिएशन ईजिली आयनिक कंपाउंड बनेगा क्या? नहीं। तो ये भी क्या होना चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो x से हमें क्या करना है, x माइनस में बनाना। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, ये ज़्यादा होगा या कम होगा? अगर मान लो ये कम होगा, सपोज मान लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होगा, तो ये x माइनस जल्दी बनेगा ही नहीं ना। अगर हमें क्या करना है, x माइनस को जल्दी बनाना है तो हमें ये क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हाई होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, अगर इस x का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है तो ये x माइनस में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर हाई है तो x माइनस में जल्दी कन्वर्ट होगा। अब सपोज मान लो m प्लस और x माइनस जल्दी बन गया, वो कैसे बना, ये सारे कंडीशन हमने देख लिए। ठीक है, तो अगर x माइनस और m प्लस ये बन गया तो हमें क्या करना है, m प्लस और x माइनस एक कंपाउंड बनाना है। तो इस कंपाउंड को बनाने के लिए कैसी एनर्जी लग रही है, लैटिस एनर्जी लग रही है। ठीक है, तो अब देखो लैटिस एनर्जी अब ये ज़्यादा होगी या कम होनी चाहिए? देखो लैटिस एनर्जी अगर कम होगी तो m प्लस और x माइनस ये कंपाउंड आपस में जुड़ पाएगा क्या, जुड़ने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। पर ये लैटिस एनर्जी को अगर तुम हाई कर दे रहे हो, या फिर मतलब वही कि कंपाउंड की लैटिस एनर्जी, कंपाउंड फॉर्मेशन होने के लिए लैटिस एनर्जी क्या है, हाई हो रही है, हाई है, तो क्या होगा, m प्लस और x माइनस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये कंडीशन है कि आयनिक कंपाउंड ईजिली बनेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने एनर्जी कई सारे एनर्जी दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा H फॉर्मेशन होगा। जब आप पढ़ोगे बॉर्न हैबर साइकिल, जब आप बॉर्न हैबर साइकिल पढ़ोगे तो जितनी भी एनर्जी आप देते हो या रिलीज होती है उसको हम ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डेल्टा H SE प्लस डेल्टा H IE, ठीक है, प्लस डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी। ठीक है, और ये कितनी होनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए, प्लस डेल्टा HEG इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और लास्ट में क्या होना चाहिए, डेल्टा H लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो इतनी सारी एनर्जी चाहिए तो क्या होगा, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब देखो बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई भी रिएक्शन फॉर्मेशन के लिए एक कंडीशन होता है, डेल्टा G इजक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ठीक है, यहाँ पे अगर डेल्टा G निगेटिव है तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है, और डेल्टा H पॉजिटिव है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। तो हमें क्या करना है, डेल्टा G क्या चाहिए हमारे, हमें क्या चाहिए, डेल्टा G हमें निगेटिव चाहिए। ठीक है, डेल्टा G क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। अब डेल्टा G निगेटिव होने के लिए क्या होना चाहिए कि डेल्टा G अगर ये ऑलरेडी निगेटिव है, ठीक है, तो डेल्टा H अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा, अगर सपोज मान लो डेल्टा H बहुत ज़्यादा हाई है, सपोज मान लो डेल्टा H बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो ये वैल्यू क्या होगा, इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो डेल्टा G कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसलिए पॉजिटिव होने की वजह से डेल्टा H जो है वो क्या होना चाहिए, बहुत लो होना चाहिए। अगर डेल्टा H अब भी निगेटिव हो, सपोज मान लो डेल्टा H भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी ना, और टोटल वैल्यू निगेटिव आ जाएगी तो डेल्टा G निगेटिव आ जाएगी। तो डेल्टा G अगर किसी रिएक्शन की G निगेटिव आ रही है तो वो रिएक्शन क्या होगा, 100% फॉर्म होगा और वो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेल्टा G निगेटिव करना है। अब देखो डेल्टा G निगेटिव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमने इतनी सारी एनर्जी अप्लाई की है, इस एनर्जी में से क्या होना चाहिए, डेल्टा SE लो होना चाहिए। मैंने आपको बताया था अभी ऊपर रिएक्शन से, डेल्टा IE क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी लो होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होता है, और डेल्टा L लैटिस एनर्जी हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है, तभी क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, रिएक्शन तभी स्पॉन्टेनियस होगा, और इसके लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा G क्या होना चाहिए, डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है,
थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ना है डेल्टा जी नेगेटिव कैसे होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखो डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, मोस्टली यहाँ पे देखो ये भी लो है, ये भी लो है, ये भी लो है, तो बस ये दो ही तो ज़्यादा हो रहे हैं ना, ठीक है। अगर दो इसमें से निगेटिव भी करेंगे तो डेल्टा एच फाइनली हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा एच फाइनली हमारे पास निगेटिव ही आएगा। तो डेल्टा एच निगेटिव और माइनस टी डेल्टा एच ऑलरेडी ये निगेटिव फॉर्म में ही होता है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। समझ में आई? अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। तो चलो अभी ये देखते हैं इसके लिए क्या होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं ना कि आयनिक कंडीशन जो है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। तो फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, जो सब्लिमेशन एनर्जी होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, लो सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ मेटल की सब्लिमेशन एनर्जी कितनी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। दूसरा क्या था, अब सब्लिमेशन एनर्जी क्या है तो फिर उसमें आई मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल, ठीक है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल के लिए दो चीज़ें चाहिए। अब देखो नॉन मेटल के लिए क्या चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी। तो सबसे पहले क्या होगा, लो बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। क्या होना चाहिए, लो बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। चौथा कंडीशन क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। और फिफ्थ क्या था, लैटिस एनर्जी, हाई लैटिस एनर्जी, ठीक है। ये कंडीशन है आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐसे ही पता चल जाएगी कि सपोज मान लो लो सब्लिमेशन एनर्जी है, ठीक है। तो लो सब्लिमेशन एनर्जी किसकी होगी, जो क्या कर सकता है, इजीली उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, कम हो, ठीक है। उसकी मेल्टिंग पॉइंट अगर कम है तो फिर क्या होगा, उसकी सब्लिमेशन एनर्जी कम होगी। अब मैंने मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ में बताया था कि साइज़ जब ज़्यादा होता है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो कटायन का साइज़ क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो कब होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी लो तब होती है जब पीरियोडिक टेबल में आप नीचे जाते हो, ऑर्बिट का साइज़ बढ़ता है, ऑर्बिट के साइज़ बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज होता है वो कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आप इलेक्ट्रॉन को ईजिली बाहर कर सकते हो। तो जनरली इस दो के लिए आप लिख सकते हो कि साइज ऑफ कटायन इज लार्जर। अब देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नॉन मेटल और हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको पता है कि हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती है, जिसकी EN सबसे ज़्यादा होती है। अगर EN सबसे ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है। और वो क्या होना चाहिए, स्मॉलर एनाइन। EN किसकी ज़्यादा होती है, वो स्मॉलर एनाइन की EN क्या होती है, स्मॉलर एनाइन जो होता है उसकी EN ज़्यादा होती है और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होती है और बॉन्ड डिसोसिएट एनर्जी भी कम होती है, ठीक है। तो चलो देखो अब फोर्थ चीज़ है हाई लैटिस एनर्जी। तो ये सब 5 पॉइंट है जिसकी वजह से हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है वो कैसी है, आयनिक है या नहीं है, ठीक है। तो चलो कुछ एग्जांपल आपको याद रखने हैं, ठीक है। फॉर अल्कली मेटल हैलाइड, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी बताना है आपको, अल्कली मेटल हैलाइड, जो क्या फॉर्म करेंगे, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसके लिए एंथैल्पी बताना है आपको, डेल्टा HF। चलो तो फर्स्ट एग्जांपल है लिथियम फ्लोराइड, दूसरा है सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम फ्लोराइड, ठीक है। तो अब डेल्टा HF किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी साइज़ क्या है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। जिसकी साइज़ छोटी होगी उसके लिए डेल्टा HF क्या होगा, ज़्यादा होगा। और डेल्टा HF कम किसके लिए होगा, जिसकी साइज़ बड़ी होगी, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा तो डेल्टा HF क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड और रुबिडियम फ्लोराइड, ठीक है।
चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कोई मेटल फ्लोराइड है, ठीक है, मेटल फ्लोराइड, मेटल फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड, मेटल ब्रोमाइड और मेटल आयोडाइड, ठीक है। अब इसमें देखो मेटल फ्लोराइड, मेटल क्लोराइड और मेटल ब्रोमाइड और आयोडाइड, इसमें क्या होता है कि इसकी एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी किसकी कम होगी, इसके ऑर्डर बताने हैं। तो आप बता सकते हो ना, मेटल और फ्लोराइड, फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए इसकी स्ट्रॉन्गनेस क्या होगी, HF ज़्यादा लगेगी। अब MCl है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ब्रोमीन से ज़्यादा होती है, इसलिए ये भी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। ब्रोमीन जो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, आयोडीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ब्रोमीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसलिए इसका एंथैल्पी भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप ये सब याद रखो, ठीक है। 3rd नंबर पॉइंट है लिथियम हाइलाइड, मतलब X कोई भी है, हाइलाइड है, लिथियम हाइलाइड, सोडियम हाइलाइड, पोटेशियम हाइलाइड, रुबिडियम हाइलाइड और सीजियम हाइलाइड। अगर ये हाइलाइड X के जगह पे क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है या आयोडीन है, ठीक है। हमने फर्स्ट एग्जांपल में लिया था, ये सेम ही है ना, फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या लिया था, सिर्फ फ्लोरीन लिया था, ठीक है, X के जगह पे। अब यहाँ पे हम X की जगह पे क्या ले रहे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो जब लिथियम के साथ जो हाइलाइट कौन सा होगा, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन, तो इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। इसका ऑर्डर फिर क्या होता है, सीजियम का ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद रुबिडियम का, फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर उसके बाद सोडियम, और सबसे कम क्या होता है, लिथियम हाइलाइड, लिथियम क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखो। तो ये आयनिक बॉन्ड के जो भी कैरेक्टर्स थे, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होते हैं और कुछ एग्जांपल, ये हमने इस लेक्चर में देखे। अगले लेक्चर में हम देखेंगे लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कंसेप्ट ऑफ नीट, और अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को, JEE एस्पिरेंट दोस्तों को शेयर कर दो। ऑल द बेस्ट।